हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में। ओके, तो शुरू करें हम। इंग्लिश आती है? इंग्लिश थोड़ी बहुत? मैम आती तो है बट रट के पास कर लेते हैं एग्जाम, है ना? तो इंग्लिश को रटना नहीं है, क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स आते हैं ना तो एग्जाम से पहले तो हम इंग्लिश को पढ़ते नहीं है। फिर बाद में जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं हमारे, तब हम रटना शुरू करते हैं एक रात पहले की, अरे अरे भाई टेंस क्या था, आर्टिकल क्या था, ये क्या था, वो क्या था, फटाफट से एक एक लाइन में पढ़ा और उसी क्लास में खत्म। फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो आप, जैसे 6 करी, 7 करी, 8 करी, 9 10 ऐसे, तो हर साल आपको अलग अलग बार रटना पड़ता है। तो क्यों ना एक बार में कंसेप्ट क्लियर ही कर लो, है ना? कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी हर क्लास में हर बार रटने की, है ना? क्योंकि बेटा हमें क्या कि एग्जाम्स में हम सिर्फ मार्क्स पर फोकस करते हैं, तो फटाफट ऐसे रटने की कोशिश करते हैं कि बस ऐसे रट्टा लगाया और एग्जाम्स में और मार्क्स ले आए थोड़े बहुत। वैसे भी ग्रामर का पोर्शन अपने स्कूल सेशन में कम ही होता है, बहुत ज्यादा होता नहीं है। किसी के 20 नंबर की आती होगी, किसी के 25 नंबर की आती होगी और एटलीस्ट किसी के तो 15 नंबर की भी आती होगी, है ना? तो जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं लास्ट में, जब तब भी आप ग्रामर को अच्छे से कर सकते हो। एक महीने में भी पूरा एक मंथ लगता है हमें, ठीक है? तो ग्रामर को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें पूरी ग्रामर को पढ़ना पड़ता है एक बार। तो क्वेश्चंस टीचर्स कैसे भी पुट कर सकते हैं, तो हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ग्रामर हमें स्मार्ट बनाती है। जॉब इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेली लाइफ में व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह करते हैं, इंस्टा चलाते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे, तो किसी को मैसेज भेजते हैं तब भी हम, अगर वो मैसेज ग्रामेटिकली सही होता है तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है अभी कि मैंने मैसेज मेरा बहुत ज्यादा सही किया। और किसी चीज में जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंट ही नहीं रहते हम उस चीज में, हमें यही नहीं पता होता है कि भाई ग्रामर है क्या, टेंस क्या है, आर्टिकल क्या है ना? तो फिर हम क्वेश्चन भी पुट नहीं कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए चीजों का कंसेप्ट अगर अपने को अच्छे से पता होता है, तो कोई भी ज्ञानी आके हमसे कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन कर ले तो हम उसका आंसर फटाफट से कर देते हैं। और टॉपर्स की यही निशानी होती है। टॉपर्स क्या करते हैं, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं ग्रामर में, ये कंसेप्ट है क्या, और फिर वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं अच्छे से। फिर उनको कैसे भी क्वेश्चन कर लो उनसे, उन टॉपिक के लिए, टॉपिक के बारे में, सॉरी, तो वो क्वेश्चन को 1 मिनट में यूं चुटकियों में कर देते हैं। और इजी इजी छोटे छोटे से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं ना, ऐसे जो स्कूल वाले एग्जाम्स होते हैं, उनको तो वैसे लड्डू की तरह खा जाते हैं और बहुत ज्यादा इजी लगते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच रहेगी वो बेसिक टू एडवांस रहेगी, जो भी हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे, ताकि बच्चों आपको ना बाद में नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है? एक ही बार में अच्छे से नोट्स बना लेना और उन नोट्स को आपको हर क्लास में रिवाइज कर लेना। जैसे आप 7th में जाओ, 8th में जाओ, 9th में, 10th में, या 11th में, 12th में, या फिर कभी कॉम्पिटिशन लाइन में भी जाओगे ना, तब भी आपको यही नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? तो पूरी ग्रामर को हम बहुत ज्यादा अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है? बट आपको क्या करना होगा, आपको भी मैम के साथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कैसे करनी है कि मैं जो क्लास में करवाऊँ उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है? एक भी दिन आपको क्लास स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप करोगे तो जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और फिर कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि मैम ये क्या है, ये टेंस में हैड क्यों आ रहा है, हैज क्यों आ रहा है, हैव क्यों आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है, सेकंड के साथ क्या है। ये रामायण आपको मैं जब टेंस का टॉपिक करवाऊंगी तब पूरा समझाऊंगी कि मैम मैं क्या बोल रही हूँ। फिर जो भी मैं करवाऊँ उसे फॉलो करना है, ठीक है? रेगुलर उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है? ग्रामर के जितने भी टॉपिक करेंगे हम, उनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि वो आपको इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? देन उनको रिवाइज करना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स बना लिए और उन्हें बंद करके रख दो कि अब तो बस एग्जाम आएंगे तभी फटाफट से खोलेंगे और रट के एग्जाम पास कराएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? और रिवाइज करने के बाद में प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगी, ठीक है? हर रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जितने भी जैसे ही टॉपिक हो जाता है हमारा, उस टॉपिक के बाद में आपको एक्सरसाइज मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। जितनी आपको जरूरत लगे उतना आप मुझे बताना कि मैम इस इतनी सी एक्सरसाइज में हमें याद नहीं हुआ है, तो मैम आपको और ज्यादा एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा देगी। तो प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस के बाद में
अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के बाद में जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हर टॉपिक की, चाहे वो लिटरेचर हो हमारे, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, या फिर चाहे वो आपके ग्रामर हो, ठीक है। बट प्रैक्टिस का जो मेन आपका जो बेस होता है ना, फंडा होता है मार्क्स गेन करने का, वो प्रैक्टिस ही होता है। प्रैक्टिस को आपको बहुत ज्यादा करना है हर चैप्टर की और ग्रामर में, तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सभी बच्चों से आप आगे रहने वाले हो, ओके। तो ये रूल आपको सिंपल सा है जो कि फॉलो करना है क्लास में। शुरू करें हम हमारे टॉपिक को, कौन सा करें आप ही बता दो मुझे। इजी सा टॉपिक शुरू करते हैं ना, बहुत ज्यादा इजी करें शुरू। ठीक है, हम शुरू करते हैं। टेंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? काल। हम्म, जानते हो सभी टेंस के बारे में? पहले पढ़ा होगा कभी टेंस, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी क्लास पर फोकस रखना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी टेंस क्या होते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। नोट्स आप लोगों को साथ साथ में बनाते जाना है और उन्हें पढ़ते जाना है, और क्लास में मुझे केयरफुली सुनना है, ठीक है। इधर उधर नहीं भागना है, क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। टेंस क्या होते हैं बच्चों? काल होते हैं। अब काल क्या होते हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत इजी टॉपिक है। टाइम प्लस में एक्शन फॉर्म। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम टेंस ही तो टाइम होता है, टाइम ही तो टेंस होता है, टेंस भी तो टाइम ही बताता है ना? ऐसा नहीं है, बताती हूँ मैं आपको। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ओके, ठीक है। बट टेंस जो है वो एक आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? जो टाइम है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल कॉन्सेप्ट कैसे है कि टाइम आपके हाथ में नहीं है, वो निकलता जाता है, हर दिन नया आता है, आपके हाथ में है नहीं टाइम, वो बीतता जाता है, ठीक है। वो नेचुरल है। बट जो टेंस है वो क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट कैसे है जानते हैं, ठीक है। तो टाइम प्लस में एक्शन फॉर्म, ये क्या बता रहा है हमें कि टेंस किसे कहते हैं? कि किसी काम को करने का सही समय बताना एक सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है। कि किसी काम को करने का सही समय बताना एक सेंटेंस में, जिसे हम बोलते हैं टेंस, ओके। टेंस को पढ़ पढ़ के ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, कहीं सूख ही जाओ आप लोग कि ये टेंस करवा रहे हैं कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है, आपके फिंगर्स पे हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। परिभाषा लिखे टेंस की, समझ में आ गया? टेंस और टाइम में फर्क क्या है? टाइम आपके नेचुरल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और जो टेंस है वो आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टाइम ऑफ ए एक्शन और इवेंट, ठीक है। ये हमारे टेंस की डेफिनेशन है। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब की यानी कि क्रिया की फॉर्म है, दैट शोज द टाइम ऑफ ए एक्शन और इवेंट, कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई घटना हो रही है,
वो होने का सही समय क्या है, किस समय पर यह घटना हुई है, उसको बताना ही क्या है, टेंस है। ठीक है, समझ में आया? हिंदी में लिखूं? सही समय बताता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में आपकी इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ ए एक्शन और इवेंट। कि टेंस क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हमें बताती है कि किसी टाइम और कि किसी एक्शन के और इवेंट के होने का टाइम बताती है। ठीक है, टेंस वह रूप है जो किसी क्रिया के होने का सही समय बताता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? टेंस की डेफिनेशन सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कैसा भी डाउट है, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, ठीक है, अपने क्वेश्चन रखना, हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। अब आगे चले, समझ में आया ये? तो बच्चों, टेंस बनाने का जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है कि हमें टेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले वो जान लेते हैं ना कि टेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस को बनाना कैसे है। कि सेंटेंस बनाओगे तभी तो आप टेंस बता पाओगे कि उसमें कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि कर्ता। कर्ता दिखते तो आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या है, बट सब्जेक्ट नहीं आया होगा। एंड वर्ब यानी कि क्रिया, प्लस में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ये कर्म वो नहीं है जो आप लोग गीता में या फिर इधर उधर पढ़ते हो, वो वाले कर्म नहीं है। कर्म यहाँ पे जो सेंटेंस में काम हो रहा है, कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, या फिर जो घटना हो रही है, जो इवेंट हो रहा है उसमें जो काम कर रहा है, जो मेन है उसमें, वो आपके कर्ता होता है। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें आई क्या है, आई या मैं क्या है, मैं कर रही हूँ ना काम, काम तो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। पर अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यू आर लर्निंग, आप लोग मुझसे सीख रहे हो ना, तो इसमें करता कौन है, आप लोग कर रहे हो काम, तो यू या फिर आप। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपके, आप लोग हो जाओगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड होता है कि उसमें सब्जेक्ट कौन है। जैसे कि मैंने बताया कि आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें कर्ता मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी मेहनत हो रही है, बट आप लोग सीख रहे हो। तो अगर आप ये वाली सिचुएशन बता रहे हो तो इसमें आप लोग करता होगे, यानी कि आप लोग सीख रहे हो, इसमें मुझे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब समझ में आया आपको सब्जेक्ट अच्छे से? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में। अगर ये वाला सिस्टम भी आपको समझ में नहीं आया ना सब्जेक्ट के बारे में, तो जैसे ही सेंटेंस लिखे कि मैं पढ़ाती हूँ, मान लो कि एक सेंटेंस है कि मैं पढ़ाती हूँ, तो इसमें क्वेश्चन करके देखा करो सेंटेंस से कि कौन, ठीक है, कौन हो गया, या फिर किन्होंने, या फिर किसने, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन करो सेंटेंस से कि कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा है ना, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इसमें कर्ता कौन हुआ, मैं। किन्होंने ऐसे करोगे कि किसने किया है ये, है ना, किन्होंने किया है, यानी कि किसने पढ़ाया है, किन्होंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया भाई। ठीक है,
तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? मैं। तो आप ऐसे सेंटेंस से क्वेश्चन पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस सेंटेंस में, उस टेंस में कर्ता या कर्म, सॉरी, कर्ता या सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? सब्जेक्ट के बारे में मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, अब वर्ब के बारे में जाने थोड़ा सा। वर्ब क्या होती है? वर्ब होता है क्रिया, यानी कि काम। उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, उस काम को हम बोलते हैं क्रिया। यानी कि मैं पढ़ा रही थी, आपके सेंटेंस मैंने लिखा था मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टीच है वो क्या है? वर्ब है, यानी कि क्रिया है। मैं पढ़ाती हूँ, यानी कि जो आपके अंतिम वर्ड आ रहा है, ये है या हूँ, इससे जस्ट पहले जो वर्ड आएगा, यानी कि पढ़ाना है, या फिर मैं पढ़ाती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, यानी कि जो लास्ट में है हूँ, हाँ या था, थे, थी, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, तो उससे पहले जो वर्ड आ रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं सेंटेंस में। देखे तो अब समझ में आया कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उस काम को हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब नंबर थर्ड हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। कर्म होता है जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? अब जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया इसमें, आई। यहाँ पर आई क्या था? आपके सब्जेक्ट। और जो काम हो रहा था वो काम क्या था? टीच, यानी कि मैं पढ़ाती हूँ क्या? इंग्लिश। अब सेंटेंस में सेंटेंस से क्वेश्चन करके देखो, क्या क्या क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा आपके ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फर्क मतलब असर किस पर पड़ रहा है? इंग्लिश पर पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आप पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा है, तो इस सेंटेंस में इंग्लिश पर ही असर पड़ रहा है। तो ये हमारे कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। अब समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सबको अच्छे से समझ में आया होगा? ठीक है, चलें आगे। सबको बेसिक पता लग गया टेंस का अच्छे से? अब हम बात करते हैं टेंस के टाइप्स की। कितने टाइप्स होते हैं टेंस के? एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं ना हम। टेंस हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। अब देखो बेटा, क्या होते हैं कि टेंस में टाइम को बताने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब टाइम को कैसे बताना है कि टाइम एक ही तो नहीं होता है कि जो अभी चल रहा है सिर्फ वही तो टाइम है नहीं, टाइम बीता भी है वो भी टाइम है, जो आगे आएगा वो भी टाइम है। तो इनको बताने के लिए हमारे टेंस के तीन टाइप्स है। एक आपके प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान काल। नंबर सेकंड है आपके पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इनकी डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है,
प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है जो काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में, वर्तमान में। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग सीखते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, रेगुलर है ना ये काम, जो रेगुलर हैबिट में हो रहे हैं काम। आप लोग चाय पीते हो, आप लोग खाना खाते हो, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, या फिर अभी आप क्या कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, या फिर आप लोग स्कूल जा रहे हो, है ना। जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है या फिर प्रेजेंट में हैबिट में है, ठीक है, उन काम को बताने के लिए हम करते हैं प्रेजेंट टेंस का यूज, उसे बोलते हैं हम वर्तमान काल। और कैसा होता है वर्तमान काल, ठीक है। या फिर आपके मन में वो वाली डेफिनेशन तो नहीं चल रही है क्या, वो गाना चल रहा है ना आजकल ट्रेंडिंग में, कौन सा है वो, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। अच्छा, ये तो याद है आपको, पर ये यहाँ पर हम उस टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें हमारे ग्रामर का जो टॉपिक है टेंस, उसके बारे में हम सीख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो हो रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, वो काम प्रेजेंट में है, आप लोग सीख रहे हो, वो काम भी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, उसे हम प्रेजेंट टेंस से शो करते हैं। ठीक है, सेकंड पे हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी कि जो काम बीत गया है। ठीक है, अब बीत गया काम कैसे, जो काम अब पढ़ने से पहले आपने क्या किया था, वो काम अभी भूतकाल में चला गया है। जैसे कि मैंने खाना खाया था, पढ़ जब स्कूल आने से पहले आप लोग खाना खाते हो ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे। तो भूतकाल में हमें क्या बताना है कि जो काम बीत गया है, जो काम अभी रहा नहीं है, फिनिश हो चुका है पास्ट में, भूतकाल में, उसे हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। यानी कि मैंने खाना खाया था, पीछे क्या आएगा, था, थे। ठीक है, ये जो पहचान है हमारी इसकी पास्ट टेंस की है कि जो काम हो गया था उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, भविष्य किसी को पता नहीं होता है, पर फिर भी हम बात करते हैं भविष्य काल की, क्योंकि ये भी तो टाइम है जो आगे आने वाला है, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। तो फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस या भविष्य काल हम किसे बोलते हैं कि जो टाइम आगे आएगा, अभी जो काम अभी हुआ नहीं है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, पर आपको रिवाइज करना है इस चैप्टर को जाके कि मैं इसे रिवाइज करूंगा, आई विल रिवाइज इट। ठीक है, तो भविष्य के काम को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं या फिर भविष्य काल का यूज करते हैं। आप लोग खाना, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। ठीक है, ये जो काम होते हैं, मैं कल मीटिंग करूंगा। ठीक है, ये सारे काम जो फ्यूचर के हैं उन्हें बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तीनों टेंस की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या है। ओके, आगे चले। आगे जा रहे, तो जो हमारे ये तीनों टेंस है ना, ये तीनों टेंस सिर्फ तीन टाइप्स पे खत्म नहीं होते हैं। इन प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस के भी आगे अलग अलग टाइप्स है। वो कैसे हैं, इनके चार टाइप्स होते हैं। वो चार टाइप्स कौन कौन से हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। दिख रहा है सबको अच्छे से, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये हमारे हर एक टेंस का जो तीनों टाइप्स है टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो इन तीनों टेंस के आगे चार टाइप्स और होते हैं। वो चारों टाइप कैसे हैं, क्या नाम है उनका, एक तो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर पास्ट सिंपल टेंस, या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो हम इनके अलग अलग टाइप्स लिख लेते हैं।
प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने तो पी लगा दिया है, लेकिन आपको प्रेजेंट की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके आगे अब कोई भी टाइप नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि तो टेंस के टाइप बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के हमारे यहाँ पर 4 टाइप्स है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार मेरे साथ फिर से बोलो तो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देन हम अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस के भी बिल्कुल यही टाइप है। अब आपने एक में रट लिया है ना प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में भी आपको यही नाम लगाने हैं, ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब क्या करना है, पास्ट में आपको प्रेजेंट को इसको हटा के पास्ट को यूज कर देना है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। नंबर सेकंड हम लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। नंबर थर्ड पे है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नंबर 4 पे आपके है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। समझ में आया सबको। जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी 4 टाइप्स आपने रट लिए होंगे अब तक, और पास्ट के जो 4 टाइप्स है वो है क्या, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब ये सेम ही पैटर्न हमें फ्यूचर टेंस में लगाना है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में कैसे, अब आपने एक बार प्रेजेंट में रट लिया इनको, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर में भी सेम पैटर्न को फॉलो करना है, बट ये प्रेजेंट और पास्ट को हटा के हमें फ्यूचर को जोड़ देना है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारे टेंस के सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल देखो तो कितने सारे टेंस है, 12 हो जाते हैं ना, गिन के देखो, मेरी तो मैथ कमजोर है, आप लोग ही गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारे टेंस के हमारे टोटल यहाँ पर 12 टाइप्स है। इन 12 टाइप्स में हम पूरे टेंस को जान लेंगे कि टेंस क्या है, कैसे टेंस को यूज करना है। टेंस जो है हमारे ट्रांसलेशन में भी बहुत ज्यादा काम आता है, और टेंस के बिना जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे मैगी हमारी बिना मसाले के बनती है, ठीक है। तो टेंस को हमें बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि टेंस के बिना ग्रामर में सेंटेंस नहीं बनते हैं। ओके, सारे टाइप समझ में आ गए सब, लिख लो आप एक बार 12 के 12 टाइप्स आपको, क्योंकि सारा वर्क इन्हीं पे करना है, इन 12 टाइप्स पर हमें, ठीक है।
लिख लिया सबने? ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो आप बाद में पॉज करके लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ, चारों के चारों टाइप्स, सारे टेंस के? ठीक है, 12 टाइप्स के हमारे यहाँ पर टेंस है। हाँ, आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं अगली पीडीएफ अगली स्लाइड पे चली जाऊं तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे लिख लेना। ठीक है, चले आगे। अभी तक हमारे टेंस टॉपिक वैसे पूरा शुरू नहीं हुआ है, तो सिर्फ अभी तो हमने शुरू ही किया है। अब देखते हैं आगे। तो टेंस को शुरू करने से पहले हमें जानना है वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब मैंने आपको बता दिया पहले ही कि क्या है, कि जब कोई काम हो रहा है तो उस काम को क्या बोलते हैं हम? ये हमारा वर्ब होता है। कोई एक्शन, जो एक्शन होता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? एक्शन है। ठीक है, आप लोग सीख रहे हो तो सीखना क्या है? एक्शन है। ठीक है, टीच भी आपके एक वर्ब की फॉर्म है एंड लर्न भी वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, तो आपके वर्ब की यहाँ पर 5 फॉर्म्स होती है, क्योंकि अलग अलग टेंस में आपको अलग अलग फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही फॉर्म में आप सारे टाइम नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पर आपको 5 फॉर्म यूज करनी है टेंस की। अब वो कौन कौन सी है अभी देख लेते हैं। नंबर 1 पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की 5वीं फॉर्म। अब कंफ्यूज हो गए कि मैम वर्ब की तो 3 ही फॉर्म्स होती है, 5 कैसे आ गई? है ना, सबने स्कूल में 3 ही पढ़ी होगी, लेकिन नहीं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। वो 5 फॉर्म कैसे है हम अभी देख लेते हैं। एक होती है हमारी बेस फॉर्म, V1 जो होती है। अब बेस फॉर्म कैसे बनती है? जो ये टीच लिखा है मैंने, वो है आपके बेस फॉर्म, यानी कि जो आधार होता है, इसी से आगे सारी फॉर्म बनती है। ऐसे नहीं है कि ये कहीं नई आ जाती है, ये कोई नई बन के आती है, नहीं, ये जो बेस फॉर्म है, जो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी से हमारे आगे सारी फॉर्म्स बनती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सारी की सारी ऐसे बनती है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। ओके, नंबर सेकंड फॉर्म जो आती है वो आती है हमारी पास्ट फॉर्म, यानी कि जो टाइम बीत गया है, बीतते हुए टाइम के बारे में बात करने के लिए हमें पास्ट फॉर्म का यूज करना होगा, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम बीते हुए टाइम को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म में बताना है तो उसके लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, वो जब हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना देख लो कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, जो टाइम बीत गया है। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे जो फॉर्म है उसे बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे मैं आपके एक वर्ब लिखती हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। गो, वेंट, गोन। पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब हुआ? अब आप सोच रहे हो कि मैम ने पास्ट पार्टिसिपल लिख तो दिया, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या इसका मतलब। यानी कि जो काम खत्म हो चुका है, अभी अभी पेन गिर जाता ऑपरेटर वाले भैया मेरी जान खा जाते, नुकसान कर देती ना मैं। तो जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो कि काम हो चुका है, अभी कंटिन्यू नहीं है या फिर चल नहीं रहा है, जो काम हो चुका है, जो खत्म हो गया है, अभी हम उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये ऐसा काम मैंने कर लिया था या फिर कर चुका हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल टेंस फॉर्म का वर्ब का यूज करते हैं। देखो तो गो, वेंट एंड गॉन, ये जो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन्हें बोला जाता है इररेगुलर फॉर्म्स। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम रेगुलर फॉर्म्स कौन सी होती है? ठीक है, मैं बता दूं आपको, रेगुलर एंड इररेगुलर फॉर्म्स। अब रेगुलर फॉर्म्स होती है कि बेस फॉर्म के आगे सिर्फ ईडी लगाने से या टी लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, उन्हें बोला जाता है रेगुलर फॉर्म। बट जो सिर्फ ईडी और टी लगाने से सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, उन्हें बोला जाता है इररेगुलर फॉर्म। जैसे कि गो की लिखी है हमने, गो की सेकंड फॉर्म क्या थी? वेंट। अब गो के आगे आप ईडी वगैरह या टी लगा दोगे तो ये हमारी सही फॉर्म नहीं बनेगी।
जिसे हम ये इरेगुलर फॉर्म बोल रहे हैं, गो, वेंट, गॉन। इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको सारी वर्ब प्रोवाइड करवाऊंगी एक पीडीएफ में, आप लोगों को उसे याद करना है। रेगुलर आपको 10-10 फॉर्म में लिखवाती जाऊंगी, उन्हें आप रट लेना, ठीक है। वो भी आपको मैं ही रटवाऊंगी, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अब रेगुलर फॉर्म कैसे है, जैसे कि लर्न लिखा मैंने, लर्न की सेकंड फॉर्म क्या हुई, लर्न एंड लर्न, ठीक है। अलग अलग फॉर्म ईडी लगाने से बन गई। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश में देखो तो टी लगाने से भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, टी लगाने से भी ये भी आपके सही होती है। अगर आप लर्न लिख रहे हो तो ये भी सही है, और लर्न लिख रहे हो तो ये भी आपके सही है। ओके, समझ में आया इरेगुलर और रेगुलर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है कि वर्ब के साथ में, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी का यूज करना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का कहाँ यूज किया जाता है कि काम कंटिन्यू चल रहा है, उस काम को बताने के लिए कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राम क्रिकेट खेल रहा है, ये काम जो कंटिन्यू चल रहा है, उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की बिल्कुल ओरिजिनल वाली, उसके साथ में आईएनजी को लगा दिया जाता है। ओके, समझ में आया सबको, ठीक है। अब नंबर 5 पे जो आपकी फॉर्म आती है वो उसका, सॉरी यहाँ पे तो आपके मैंने बड़ा कचरा सा कर दिया है, आगे लिखती हूँ थोड़ा सा, है ना। इनफिनाइट फॉर्म होती है। इनफिनाइट फॉर्म कौन सी होती है, टू के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इनफिनाइट वर्ब। समझ में आ गया सबको, वर्ब की पांचों फॉर्म्स क्लियर हो गई। वर्ब रेगुलर और इरेगुलर कैसे होते हैं वो भी पता लग गया होगा आपको कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में अगर सिर्फ ईडी या टी लगाने से हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं तो उसे तो बोला जाता है रेगुलर फॉर्म। और बाकी कोई भी सिचुएशन होती है कि सिर्फ ईडी और टी लगाने से वर्ब को हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसे बोला जाता है इरेगुलर फॉर्म। समझ में आया सबको अच्छे से, ठीक है, इसे उतार भी लेना आप। समझी नहीं है, फिर लिख लेंगे। लिख लिया सबने, नहीं लिखा है अगर किसी का साबुन स्लो है तो भाई बाद में उतार लेना, ठीक है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आगे चले,
शुरू करें टेंस के टाइप्स। तो प्रेजेंट के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे एक बार लिख लेते हैं। सिंपल, नंबर सेकंड कॉन्टिन्यूअस, नंबर थर्ड पे परफेक्ट, एंड नंबर 4 पे कौन था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको पहचानना आना चाहिए। अब आप लोग ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन टेंसेस की पहचान क्या है। सेंटेंस को देखते ही हमें कैसे पता करना है कि मैम टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट है या कॉन्टिन्यूअस टेंस है या परफेक्ट टेंस है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हम हिंदी में पहचान देखते हैं तो ता है, ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी में हम सेंटेंस देख रहे हैं या फिर, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, अगर इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें इंग्लिश की पहचान हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले हिंदी पर डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनमें अगर लास्ट में ता है, ती है या ते है अगर हमें दिख रहा है तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस की बात करें, रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस टेंस में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो फॉर्म थी वो यूज करनी है, तो जो वो टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि काम अगर कंटिन्यू चल रहा है अभी प्रेजेंट में, सिंपल में क्या था कि कोई काम हैबिट में है, हम हर रोज कर रहे हैं, ऑफन यानी कि अक्सर कर रहे हैं, यूजुअली, ऑलवेज, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ठीक है, जब वो काम हम कर रहे हैं, करते हैं, तो उस काम को सिंपल टेंस में लिखा जाता है। यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी मम्मी हर शाम को चाय बनाती है, सीता है वो हर रोज सुबह चाय पीती है। हर सेंटेंस के पीछे ती है, ती है, ऐसे आ रहा है ना। तो उन सेंटेंसेस को हमें सिंपल टेंस में लिखना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि कोई काम प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में, नाउ, अब अगर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हैं, तो ये काम अभी कंटिन्यू गोइंग ऑन है यानी कि चल रहा है। तो उस टेंस को कंटिन्यूअस में लिखा जाता है जिसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है एंड रहे है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट की जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट में काम था वो अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हो गया है, अब तो सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि बना के देखो, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं टीवी देख चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जिसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, बहुत ही इजी है पहचानना इनको। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि बेटा से लगता है, यानी कि कोई भी काम है, या फिर इंग्लिश में देखें तो सिंस या फोर का यूज किया जाता है। ओके, उस सेंटेंस में हम से का यूज करेंगे कि कोई काम है, अब जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, उसमें उस सेंटेंस में टाइम पर्टिकुलर उसमें दर्शाया गया है कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो। आपकी मम्मी क्या है, मम्मी सुबह से टीवी देख रही है या मम्मी सुबह से घर का काम कर रही है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है से। ठीक है, या सुबह से ऐसे करके हम सुबह से या शाम से या रात से, तो इसको हम से को इंग्लिश में लिखते हैं सिंस या फोर के सेंस में। ठीक है,
जब सेंटेंस बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि सिंस का यूज कहाँ करना है एंड फोर का यूज कहाँ करना है। अभी आपको सिंस या फोर का लोड नहीं लेना है, अभी सिर्फ उतना ही लोड लेना है जितना मैं करवा रही हूँ। ये भी लोड की बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया होगा आपको कि सिंपल टेंस की पहचान कैसे करनी है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसकी जो पहचान है ता है, ती है, ते है से होगी। कॉन्टिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे से। और परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी से, यानी कि कोई टाइम है जो सुबह से या शाम से, कोई पर्टिकुलर टाइम है या फिर बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, अभी प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो उसे दिखाया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसमें से लगता है, इंग्लिश में हम सिंस या फोर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? ओके, अभी की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, आप लोग मुझे क्वेश्चन कर लेना बिना किसी हेजिटेशन के, कोई भी हिचकिचाहट के। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे टेंशन में नहीं लेना है कि मैम से ऐसा क्वेश्चन तो क्या ही पूछे। कैसा भी क्वेश्चन हो, सिली क्वेश्चन हो, चाहे बहुत एडवांस क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, खत्म करें यहाँ पे क्लास को? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, ध्यान रखना सभी अपना, और अच्छे से रिवाइज करके आना। इनको भी आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है।